पीवीआर के पास। हम अभी इंटरव्यू कर रहे हैं कि जो लोग अभी जवान मूवी देख करके आए हैं, इन लोगों का क्या ओपिनियन है, अभी हम उनसे बात करते हैं। आपने देखा जवान मूवी? हाँ, बहुत अच्छी मूवी है और शाहरुख खान ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है एज ऑलवेज। और मेरी फ्रेंड है ये अंजलि पटवाल, इसको बहुत ही पसंद आई और ये सेकंड टाइम पे विजिट करना चाहती है दोबारा उस मूवी को देखने। इस मूवी के अंदर आपको ऐसा क्या अच्छा लगा है? ये बताइए। आप बताओ ऐसा क्या लगा मूवी के अंदर? एक्शन सीन, शाहरुख की एक्टिंग और साउथ के एक्टर्स उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी है। वन में आपको एक्शन ही अच्छा लगा है या कुछ एक्टिंग, इस मूवी के अंदर कुछ मैसेज है? हाँ, सोशल मैसेज भी अच्छा है कि जो वोटर्स है उनको यूजफुल आता है। जब भी वो वोट देंगे तो वो सारे जो भी लोग हैं उनको वोट देना, उनको एनालाइज करना चाहिए कि लोग बेसिकली है 3 या मुद्दों को सही उठाया है। है। पहला कि किसानों ने जो आत्महत्या किया, दूसरा कि हॉस्पिटल में जो सुविधाएं की कमी होती है सरकारी अस्पतालों में, और तीसरा कि वोट देते टाइम जनता को क्या सोचना चाहिए। ये 3 मुद्दा मतलब इस मूवी में दिखाया गया है। फर्स्ट हाफ वैसे काफ़ी अच्छा है, ओपनिंग सीन तो ऑफकोर्स बहुत ही बढ़िया है। विजय सेतुपति जो विलेन का रोल किया उन्होंने वो भी काफ़ी अच्छा है, तो बहुत अच्छे मूवी। मैसेज मैं जानने की कोशिश ये कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या है कि आज के टाइम में हम कोई भी सामान या कोई बॉडी खरीदने जाते हैं, अगर 100 या 200 रुपये का चीज़ भी होता है तो उसके हम उसकी वारंटी, उसकी गारंटी पूछते हैं कितना दिन चलेगा, ये मूवी का डायलॉग है वारंटी क्या है इसकी। पर हम जब वोट देने जाते हैं तो उस तक हम ये नहीं सोचते कि हम जिसको वोट दे रहे हैं तो देश के लिए कुछ अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, हमारे लिए अच्छा करेगा कि नहीं करेगा। तो हम जाते हैं बटन क्लिक करके आ जाते हैं, यही होता है ना। और अभी आप लोग युवा हैं, आप लोगों के सामने एक मैसेज इसलिए आया है ताकि आप इसको बारीकी से समझ सकें। अगर आप जब वोट देने जाएंगे तो आप क्या, आपके माइंड में क्या थॉट होगा? यही जो पहले जो चीज़ें जैसे किसान आत्महत्या क्यों करते हैं, या सरकार की तरफ से कोई कमी है तो करंट सरकार को आप मत करो। आप अस्पताल में सुविधाएँ हैं अच्छी, तो आप किसी सरकार को पूछ सकते नहीं है, उस हिसाब से सोच कर ये सारी चीज़ें आप इलेक्ट करो। अगर हम वोट डालने जाएंगे तो हमारे सबसे पहले माइंड में क्या होनी चाहिए कि हम जिसको वोट दे रहे हैं, आज जो उसको वोट लेना होता है तो उस टाइम में तो बहुत सारे प्रॉमिस करता है वो कि हम आपके लिए ये करेंगे, सारी लालच भी देता है ताकि जो है ना आप मुझे वोट दे सकें। उसके बाद उसके ज़बान की कोई वैल्यू नहीं होती है, नहीं होती है। मतलब कई लोगों की होती है, कई लोगों की ये ऐसे आज तक आप किसी भी पार्टी का हम कह सकते हैं, क्योंकि हाँ, मतलब जितना उनका मैनिफेस्टो में लिखा होता है उसका 10% भी नहीं करता है तो कैसे करेंगे आप सही, कैसे हम अपने आप को सही करेंगे तो सही कर सकता है वो। आपको देखना होगा कि जो कैंडिडेट आपके, सबसे पहले तो आप अपने लेवल पे देखो कि मतलब आप ये ना देखो कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है, आपके एरिया का कैंडिडेट कौन है। अगर वो उसमें दम है, वो विकास कर सकता है, उसको वोट उस पार्टी को। मेरी एक अपनी सोच है, मैंने अभी से लगभग 1 साल पहले हमने वीडियो बनाया था कि सबसे पहली बात जो नेता हमसे वादा करता है उसके वादे की गारंटी क्या है, उसकी वारंटी क्या है कि वो वादे पे खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। तो उसके लिए हमने एक अपनी सोच रखी थी, हर कोई के बीच में मैं एक अपनी बात रखने की कोशिश करो, इसमें आप भी इस पर एग्री हो सकते हैं कि अगर जैसे एक मैनिफेस्टो जारी हो जाता है, मैनिफेस्टो के अंदर जारी किया जाता है कि हम ये काम करेंगे, और वो क्या होता है जब वो जीत जाते हैं, जब सत्ता उसको मिल जाती है तो सारे वादों को भूल जाते हैं। फिर वो उस वादे को पकड़ते हैं, जब फिर दोबारा चुनाव में आना होगा तो फिर कुछ नए प्रोपेगेंडा लेकर के आते हैं और हमसे क्या करते हैं, इसको कहते हैं वादा खिलाफ। हम उसका कुछ कर नहीं सकते, हम उसको कुछ कर भी नहीं सकते, हम उसके लिए क्या करेंगे? तो मतलब अगर कोई नेता वादा खिलाफी किया तो उसके बाद हम क्या करें? हम अभी तक हम मजबूर इसी चीज़ से तो हैं, हम जिसे भी चुनते हैं वही वादा खिलाफी करते हैं। तो इसका तो आज तक तो होता आ रहा है ना, मगर हम आगे क्या करें उसके पीछे? क्या, अगर हम नोटा भी दबाते हैं वो भी कोई ऑप्शन है हमारे पास। आप ही बताओ, आपको क्या लगा इसके लिए क्या करना चाहिए? अभी आप सबसे पहली बात, जो हमसे नेता वादा करते हैं उसके मैनिफेस्टो में जो लिखा होता है उस प्रॉमिस पर खरा नहीं उतरता है, तो हम लोग एक अपनी बात रख सकते हैं। जैसे एक चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग ही आदेश देता है, उसी के अंदर में सारी चीज़ें होती हैं। अगर चुनाव आयोग उससे लिखित में लेके अगर तो जनता से आप वादा कर रहे हो, अगर उसके वादे पे अगर आप खड़े नहीं करते हो तो आपके ऊपर धोखाधड़ी और वादा खिलाफी का आपके ऊपर केस दर्ज होगा, ताकि आइंदा कोई भी हमारे देश में ऐसा नेता, कोई मंत्री ऐसा जो है ना देश की जनता के साथ छल कपट ऐसा धोखाधड़ी नहीं होगा। अगर मेरे हिसाब से तो अपनी सोच है। लेकिन आपको लगता है कि उससे कुछ फर्क पड़ता है? क्योंकि मुझे लगता है कि जो नेता है वो किसी न किसी तरह से इस तरीके से बच ही जाते हैं इन सारी चीज़ों से। जब सरकार उनका है तो चुनाव आयोग भी उन्हीं का है। अगर ये चीज़ हो पाए तो अभी हर
हर लोग ये सबसे बड़ी बात है, हमें खुद सोच रहा था प्रैक्टिकल संभव है जो मैनिफेस्टो में उन्होंने निकाला है, जो मैनिफेस्टो क्या प्रैक्टिकली संभव है, सरकार के पास उतना वेल्थ है, कैपेबल है कि मैनिफेस्टो जब सरकार में आएगी तो फुलफिल कर पाएगी लोगों को। जैसे लेट मी एग्जाम्पल, मोदी सरकार ने 2014 में बोला था 15-15 लाख सबके अकाउंट में आए। क्या इस प्रैक्टिकली संभव थे कि 15-15 लाख सभी गरीब के दिखा दो, सबसे पहले बात प्रूफ दिखा दीजिए जहाँ मोदी जी ने कहा है कि 15 लाख आप हाँ, उन्होंने बोला था। वीडियो निकालिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, पहली बात है कि सबसे पहली बात क्या है, गवर्नमेंट एग्जाम्पल हमने बोला एग्जैक्ट जो है उन्होंने ये कहा था, अगर जितना भी हमारे देश का काला धन विदेशों के अंदर में मेडिटेलिंग में कर रहा हूँ, अगर वो पैसा हमारे देश में आ जाएगा तो हर हिंदुस्तानी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। उनको इतना एग्जैक्ट पता था कि इतना पैसा है। सबसे पहले मुझे आप जवाब दे दो, वही तो मैं बोल रहा हूँ, उनको इतना पता था, इतना उन्होंने ये बोला था कि हम काला धन लाएंगे, लेकिन लाए नहीं। नहीं, एक चीज में उन्होंने आइडिया क्या होता है कि हमें ये मालूम है कि इतना हमारे देश की जनसंख्या इतनी है, इस पैसे को हम डिवाइड करेंगे। पहले बात को आप समझ लो, कैलकुलेशन उन्होंने किया था, एक उन्होंने डिवाइड किया था कि इतना पैसा उनके नज़र में है कि अगर वो पैसा इंडिया में आता है तो हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। इतना उनको पता था, तभी तो उन्होंने बताया है ना, यही बताया था ना। जी सर, बिल्कुल यही बताया था। तो फिर वो काला धन गया कहाँ? अच्छा सुनिए सर, एक बात बताइए आप मेरे को, आप जब यहाँ पे आए इससे पहले आप सोच के आए कि मैं इस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ, मैं इस मुद्दे पे पूरा रिसर्च कर लूँगा। जब वहाँ पे वो महंगाई के बारे में बात करने जा रहे हैं, काले धन के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो उससे पहले रिसर्च करेंगे ही। तो अगर वो रिसर्च कर लिया और वो बता दिए तो उसमें गलती क्या है? पहला चीज़। दूसरा चीज़, 70-75 साल से जो सरकार चुनी हुई आ रही थी, चलते जा रही थी, उन्होंने क्या कर लिया था? और वो 9 साल में ऐसा कौन सा बहुत बड़ा महामारी आ गया है सबके ऊपर कि जो 75 साल में नहीं हुआ वो सबको 9 साल में ही चाहिए? बट बात तो वो नहीं हो रही ना, बात तो ये हो रही है कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा कर रहे हैं नहीं। कौन सी प्रॉमिस मैम? ये जो आए हैं सत्ता में, कांग्रेस के जो रुके हुए काम उसको पूरा करने के लिए आए हैं या जनता के विश्वास जीतने के लिए आए हैं, जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं? जनता के काम करने के लिए आए हैं। जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं। जनता के लिए कौन सा काम नहीं हो रहा है? जनता से जो वादा किया था उस वादे पे खड़े नहीं होते थे, वो जनता का काम कैसे किया? मुझे सवाल का जवाब। सर मेरे को ये बताइए, आज जो उज्ज्वला विकास योजना चल रहा है उसके तहत हर घर में मैनिफेस्टो में तो था नहीं। पहले सबसे पहली बात जब उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था, उसमें रिफिलिंग नहीं हुई भाई, उसमें रिफिलिंग नहीं हुई। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, जब उन्होंने मैनिफेस्टो जब जारी किया था, मैनिफेस्टो में नहीं था, वो मैनिफेस्टो में नहीं था। जो मैनिफेस्टो में उन्होंने जारी किया था, पहले उस पर काम करेंगे ना। मैनिफेस्टो में जब राम मंदिर पे तो आज काम हो रहा है, क्या नाम राम मंदिर आज बन रहा है, चलाने। आप एक चीज को मतलब जो हो रहा है वो देख रहे हैं, जो नहीं हो रहा वो भी, उस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। एक चीज बताइए मुझे बताइए, सबसे पहले उन्होंने युवाओं के लिए कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। क्या यहाँ पे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है? बीजेपी का तो वैसे भी इतिहास रहा है कि उन्होंने रोजगार में कमी पूरे 5 साल में से 15 से भी 20 पहले एक से मुझे बताया, अगर उन्होंने मंदिर बना दिया, मैं एक से बताऊँ, मंदिर बना दिया, क्या सारे युवा वहीं जाके काम करेंगे मंदिरों में? नहीं, मंदिर भी जरूरी था तो और काम भी मंदिर जो हमारे लिए प्लस पॉइंट था, मंदिर जरूरी है। मेरे लिए मंदिर प्लस पॉइंट था। सबसे पहले युवा के लिए नौकरी था, रोजगार था कि उनको नौकरी मिलेगी। अगर मंदिर बढ़ा दिया तो अच्छी बात है, तो प्लस पॉइंट में आनी चाहिए था। मगर युवा के लिए सबसे पहले जरूरी था नौकरी, क्योंकि आज जो है ना ददरे के दोगरे खा रहे हैं, नौकरी में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तो नौकरी है नहीं। ऐसा रहेगा तभी राम मंदिर भी देखेंगे, फिर भी तो जाके नहीं देख पाएंगे। बेरोजगार है, मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ, पढ़ा लिखा आदमी तो बेरोजगार नहीं है। फिर पढ़े लिखा आदमी को क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो कि पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बेरोजगार है। अब पढ़ा लिखा आदमी को 16 लाख फॉर्म भराते हैं सरकारी नौकरी के लिए, सीट कितनी रहती है? 8,000, 7,000। हम ग्रुप सी और ग्रुप बी की नौकरी की बात कर रहे हैं, 16 लाख फॉर्म भराते हैं और वैकेंसी कितनी रहती है? 8,000, 9,000। आप परसेंटेज निकाल लो, आप कैलकुलेट कर लो कितने परसेंटेज में। आप इलॉजिकल बात करोगे, उसका कोई तर्क नहीं है भाई। मैं बात करूँ कोरोना की बात, तो बड़े लेवल पे कोरोना 3 साल थी, या उससे पहले भी 6 साल आप सरकार में थे, क्या किए? और अगर सारे और मतलब आप बात कर रहे हो कि क्या कहते हैं, जो जिसको मतलब जो पढ़ा लिखा है उसके वो जॉब ले सकता है, और जो इलिटरेट है मतलब उसको काम ही नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? मैम उसको तो वो तो बेरोजगारी नहीं बैठा है।
सबसे ज्यादा क्यों नहीं बैठा? तकलीफ इस देश में बैठे सबसे हुए हो मैम भी। सबसे ज्यादा तकलीफ इस देश में मिडिल क्लास को है, ना ही अपर क्लास को, नहीं लोअर क्लास को है। ये क्योंकि आप- अगर मतलब लोअर आप- क्लास वाला है आप ना सोच रहे हो, वो ये 10 वही नहीं, सुनिए आप- आपके दिमाग में ये सारी चीजें अगर जो आप बोल रहे हो। लोअर क्लास में ना 10 जन है ना, तो 10 जन काम करने को सोचता है, ठीक है। अपर क्लास में एक बंदा इतना कमा लेता है कि जरूरत नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली में ये चीज है ना कि ये बंदा काम कर रहा है, ये पता बंदा क्यों? पूरा कारण फैमिली क्या है? चलाएगा। मिडिल क्लास फैमिली ग्रेजुएट होकर डिग्री लेके और लेबर क्लास का जॉब क्यों करेगा? ये क्यों करेगा भाई? अरे भैया तो नहीं क्यों करेगा? सही बात है। आप वही बोल रहे हो, लोअर क्लास वाले लोग क्यों कौन जॉब कराएगा कर रहे हैं? उसको? आप बोलोगे ईंट उठाओ, ग्रेजुएशन करके ईंट उठाएंगे। सही बात है। आप बताओ पेंट करेंगे, राजमिस्त्री। आ रहा है लोग, हाँ तो सब करें, तो सब बोलेंगे। उसके दुकान नहीं पर आप जाके बोलोगे चाय इंजीनियर, पिएंगे और फिर नहीं आप बोलोगे इंजीनियर बन को साहब मिला दे, आतंकवादी बन जाए, तो आतंकवादी बन जाए। बताओ जो एक लोगों से नहीं होगा, एक लोग से नहीं होगा। माँ बाप ने उसको अगर बीटेक कराया इसलिए कि ताकि चाय बेचे या जाके वो पत्थर उठाओ। मजबूरी में बेच रहे हैं, मजबूरी में। आप कह रहे हो कि बीटेक करके वो चाय बेच रहा है, तो माँ बाप ने इसलिए थोड़ा पढ़ाया कि एक चीज जानो, जीविका और रोजगार में अंतर है। वो चाय बेचना जीविका हुआ, रोजगार में अंतर है वो तो भाई। पैशन समझे? बोल रहा है अपना, वो तो पैशन बोल रहा है, वो तो बोल रहा है हम इसी को लेके आगे चलेंगे। एक के बोलने से नहीं ना, एक अगर चाय बेचना प्रधानमंत्री बनेगा तो सब चाय बेचने प्रधानमंत्री नहीं ना बन जाएगा। ये आप बताओ, आप एक से सारी पूरी पॉपुलेशन एक से आप नहीं रिप्रेजेंट नहीं डिसाइड कर सकते ना। एक इंसान आप मतलब आप बहुत ही बदलाव तो एक ही इंसान लेके आता आप है। बहुत ही छोटे पर्सपेक्टिव से आप जो भी बोल रहे हो, बहुत ही छोटे पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो। आप ब्रॉडर सोच ही नहीं रहे हैं। ठीक है मैम, ब्रॉड आप बताओ। नहीं क्या है? जैसे मतलब महंगाई बढ़ा है और बेरोजगारी भी बढ़ा है। अगर ये कॉम्बिनेशन कितना